ये कविता शिक्षण, आप केवल प्रश्नों के उत्तर देंगे। लिख लिया ने? कविता शिक्षण के सोपान। कविता शिक्षण के सोपान है, उनमें पहला प्रस्तावना ही होगा। प्रस्तावना निकलवाने के लिए कौन कौन सी विधियां या प्रविधियां वो काम में ली जा सकती हैं कविता शिक्षण में? कवि परिचय, यानी इसमें हमें अलग अलग प्रकार से प्रस्तावना निकलवाते हैं। कवि का परिचय देख करके, कवि का चित्र दिखा करके, समभाव की दूसरी कविता प्रस्तुत करके, कोई दोहा प्रस्तुत करके, या फिर प्रश्नोत्तर के माध्यम से, या फिर उसी कविता का सार बता करके भी प्रस्तावना की जा सकती है। प्रस्तावना के बाद में दूसरा कौन सा है? उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में वही जो कविता पढ़ाई जानी है उसके शीर्षक की घोषणा स्पष्ट शब्दों में शिक्षक द्वारा की जाती है। उद्देश्य कथन के बाद में प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यहां भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रस्तुतिकरण है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये गद्य और पद्य में अंतर है। गद्य में तो क्या है कि जैसे पाठ बड़ा होता है तो उसको हम टुकड़ों में या खंडों में बांट लेते हैं, यानी गद्य पाठ हम अनेक अनुवीतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पद्य शिक्षण में यानी कविता शिक्षण में कविता को एक ही अनुवीति में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि अनुवीतियों में बांटने से बालकों के जो भाव हैं वो तार तार हो जाते हैं, अर्थात वो अवरुद्ध हो जाते हैं, उनमें बाधा या रुकावट उत्पन्न होती है। इसलिए कविता को बांटकर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। छोटी कक्षाओं में तो इतनी बड़ी कविता होती भी नहीं है। जैसे बड़ी कक्षा है, बड़ी कक्षा में तो सरोज स्मृति है, तो बहुत बड़ी कविता है, लंबी कविता है, तो उसको तो हम क्या करेंगे? बांट करके पढ़ाएंगे। भाई एक दिन में एक कालांश में पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन छोटी कक्षाओं में ये कतई उपयुक्त नहीं है। इसीलिए खंडान्वयन विधि है वो पद्य शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले वही आदर्श वाचन या गायन। अगर कविता गीत की तरह है तो ये गायन हो जाएगा, लेकिन ये प्रस्तुतिकरण है वो शिक्षक द्वारा किया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि कविता का शिक्षण आदर्श वाचन या गायन पर ही पूरी तरह निर्भर करता है, यानी ये प्रभावी होना चाहिए। शिक्षक द्वारा उचित लय ताल के साथ कविता को पढ़ा जाना चाहिए और बच्चे वो ध्यान से सुनते रहे। दूसरा है वो अनुकरण वाचन या अनुकरण गायन। ये अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन है वो पहले उन छात्रों से करवाया जाए जिनकी आवाज मधुर है, फाटेड़े मांस की नहीं हुए ने। हाँ, उसको सबसे पहले खड़ा कर दोगे तो उसमें क्या, क्योंकि आवाज का इसमें महत्व होता है, तो वो रसानुभूति कर ही नहीं सकेंगे। हम कविता शिक्षण के मूल उद्देश्य से ही हट जाएंगे। अनुकरण वाचन के बाद में तीसरा इसमें कौन सा होगा? उच्चारण संशोधन। आवश्यक हो तो बाकी तो क्या है कि जैसे सरल कविता है उसमें जरूरत ही नहीं पड़ी उच्चारण संशोधन की। उच्चारण संशोधन कविता में कलिष्ठ शब्द अधिक नहीं होने के कारण ज्यादा समस्या नहीं आती है। ये गद्य पाठ में ही ज्यादा प्रॉब्लम है। उच्चारण संशोधन के बाद में उसके बाद में क्या करेगा? सरलार्थ, यानी वो ही व्याख्या, यानी कविता का सरलार्थ बताना। व्याख्या की जरूरत है तो व्याख्या बताना। कोई भाव यानी कोई स्थल है उसको स्पष्ट करने की जरूरत है तो स्पष्टीकरण, ये सब इसमें है। यहां शिक्षक द्वारा विभिन्न विधियों का, शिक्षण विधियों का, प्रविधियों का, युक्तियों का प्रयोग किया जाएगा उसको बताने के लिए। जैसे दूसरी कविता उसके माध्यम से, तुलना के माध्यम से कैसे भी बताएगा।
इसके बाद में कौन सा स्टेप होगा प्रस्तुतिकरण में? भाव परीक्षण। भाव परीक्षण वो क्या होता है? बालक के भाव का परीक्षण, कि जिस भाव की कविता थी बालक ने उस भाव को समझा है या नहीं, तो ये भाव परीक्षण। बालक ने कविता के केंद्रीय भाव को समझा है या नहीं, ये जानने के लिए 3-4 प्रश्न किए जाते हैं। उनको ही हम क्या कहते हैं? भाव परीक्षण। जैसे मान लीजिए कोई कविता पढ़ाई, हरी घासरी रोटी, तो उसमें पूछेंगे वो कि आपको इसमें कैसा लगा, कौन सी पंक्ति है वो अच्छी लगी, या इसमें आप क्या समझना चाहते हो, आप किसके साथ हो? अगर आप उस समय होते तो महाराणा प्रताप के साथ उन पहाड़ों में होते या नहीं, उनके साथ घास की रोटी खाते या नहीं। अगर आपके पास रोटी होती तो क्या आप खुद भूखे रहकर उनको रोटी दे देते? अगर बच्चा कह देता है कि हाँ बिल्कुल दे देता, इसका मतलब उसमें कविता का भाव आ गया है। तो बालक ने केंद्रीय भाव समझा है या नहीं, यह जानने के लिए भाव परीक्षण किया जाता है। भाव परीक्षण के बाद में है भाव विश्लेषण। ये भाव विश्लेषण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मीकरण लगभग एक जैसे हैं, इसमें तो परीक्षण किया जाता है, इसमें यह जाना जाता है कि भाव आ गया है, यानी बालक है वो कविता के भाव से भरा है या नहीं। मान लीजिए हम कोई कविता पढ़ा रहे हैं और वो कविता है वो राष्ट्रभक्ति की है, वो कविता किसकी है? या मान लीजिए कविता है वो नैतिक शिक्षा की है, उसमें कोई ऐसी पंक्तियां लिखी हुई हैं कि जैसे चोरी करना पाप है, ऐसी छोटी कविता बनाई हुई है, और बालक है वो कक्षा में ही अपने सहपाठी का पेन चुरा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए ये भाव विश्लेषण कि उसको केंद्रीय भाव है उसमें वो भरा है या नहीं, यहां भी प्रश्न किए जा सकते हैं ये जानने के लिए। तो भाव विश्लेषण या आत्मीकरण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आत्मीकरण को इंग्लिश में हमें ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, इसको असाइमिलेशन कहते हैं, यानी बच्चे ने आत्मसात कविता को कर ली है या नहीं। ये सारा का सारा है वो किस में होता है? प्रस्तुतिकरण में होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद में यहां कविता में पुनः है आदर्श वाचन। पुनः आदर्श वाचन है, इसको द्वितीय आदर्श वाचन भी कहते हैं, एक ही बात है। यानी शिक्षक द्वारा कविता का अर्थ भी बता दिया गया, कविता को पढ़ना भी बता दिया गया। अब एक बार शिक्षक है वो कविता को फिर पढ़ेगा, और केवल पढ़ेगा ही, बीच में रुकेगा नहीं। बालक सभी हैं वो कविता को सुनकर आनंद प्राप्त कर सकेंगे, सब है वो तन्मयता से सुनेंगे। इसका महत्व इसमें है कि वास्तव में क्योंकि पहला आदर्श वाचन है उसमें तो वो कविता का अर्थ नहीं जान रहा है, अब बालक है वो अर्थ भी जान रहा है। इसलिए द्वितीय आदर्श वाचन भावों की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद में बालक है वो भी आदत करेंगे, वाचन तो करेंगे नहीं, इसलिए अनुकरण वाचन है वो भी दोबारा होगा, और वो भी इसका सोपान बन गया है। ये पुनः है अनुकरण वाचन। छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन किया जाएगा या गायन किया जाएगा, ये दोनों ही रूपों में हो सकता है, वैयक्तिक भी और समवेत भी। लेकिन यहाँ प्राय छोटे बच्चों से समवेत वाचन करवाया जाना चाहिए, यानी सामूहिक रूप से वाचन करवाया जाना चाहिए। ये पुनः अनुकरण वाचन होता है। इसके बाद में प्रश्न है वो कविता में भी पूछे जाते हैं, कम पूछे जाते हैं गद्य की अपेक्षा, लेकिन प्रकार बदल जाता है।
यहां बोध प्रश्न नाम भी हो सकता है, वर्जित नहीं है, लेकिन बोध प्रश्नों के स्थान पर यहां दूसरा नाम वो काम में लेते हैं, और वो कौन सा है? सौंदर्य अनुभूति परक या श्लाघात्मक या प्रशंसात्मक प्रश्न। इसमें इस तरह के प्रश्न होते हैं कि बताओ तुम्हें इस कविता में जो सबसे अच्छी पंक्तियां लगी वो सुनाओ, वो कौन सी है, या इसमें वो पंक्तियां कौन सी हैं जिसमें ये कार्य हुआ है, या इसमें कौन सी वो पंक्तियां हैं जिसमें एक ही शब्द है वो 3 बार आया है। छोटे बच्चों से ये तो कहेंगे। तो ये जो है वो कौन से श्लाघात्मक या प्रशंसात्मक, कि बालक है कविता के सौंदर्य अनुभूति तत्व को जान गया है या नहीं, इसके लिए ये प्रश्न किए जाते हैं। इसलिए इनको प्रशंसात्मक प्रश्न कहते हैं, कि बालक है ना वो ये पढ़ करके ये सोचे कि कविता बहुत ही अच्छी है। लेकिन अच्छी का पता कब लगेगा? जब उससे इस तरह के प्रश्न किए जाएंगे। इन प्रश्नों के बाद में किस प्रकार के प्रश्न होंगे? कौन से? सारांश होगा प्रश्न। यहां पुनरावर्ती प्रश्न भी वर्जित नहीं है, इसमें जरूरत नहीं होती है। आवर्ती प्रश्न है वो भी यहां पर किए जा सकते हैं। ये देखिए आप, आवर्ती प्रश्न यहां हो सकते हैं, लेकिन आवश्यक स्टेप नहीं। और इसके बाद में क्या होगा? कविता सार। कविता को 2-3 बार पढ़ लिया। ये मैंने आपको बता दिया था कि आदर्श वाचन है वो कम से कम 3 बार किया जाना चाहिए, या फिर कविता है उसकी प्रकृति को देख लेना चाहिए, विषय वस्तु क्या है। कविता सार में शिक्षक द्वारा कविता का सारांश बता दिया जाता है, या इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो बात बता दी जाती है। ये कविता सार है। कविता सार के बाद में रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य ही इसमें इंपॉर्टेंट होता है। कविता शिक्षण में लिखित कार्य से बचा जाना चाहिए। रचनात्मक कार्य में या तो वही कविता है वो कितने प्रकार से गाई जा सकती है, ये भी रचनात्मकता है। जैसे एक प्रकार से छात्र है, उसने एक प्रकार से तो छात्र ने गाई, तो ये कह देंगे भाई ये कविता है वो दूसरे प्रकार से भी गाई जा सकती है क्या? तो ये जो है वो दूसरे प्रकार से गाने में, तीसरे प्रकार से गाने में एक बच्चे को ये कहेंगे कि यही कविता है ने वो अब तुम इस गाने की लय पर बना करके सुनाओ। जैसे हम लिखते यहाँ गीत खुशहाली के, ये किस पर आधारित है? आजकल तो छठी कक्षा में, 7वीं कक्षा में एक बहुत अच्छी कविता भी है। हाँ, कौन सी कविता है? अरे 8वीं तक जो किताबें हैं वो भी पढ़ते हो या नहीं? 8वीं तक का ही मामला है सारा। बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है इस परीक्षा के लिए। इस परीक्षा में ये इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इसमें आपको ये जो चीजें हैं वही तो महत्वपूर्ण है। हाँ, आपने देखी नहीं क्या किताबें? उसमें चंदन है इस देश की माटी। हाँ, तो चंदन है इस देश की माटी, ये जो लय है, इस लय पर ही तीसरी कक्षा में एक कविता थी। कौन सी? लिखते गीत यहाँ खुशहाली के। हाँ, तो वो जो है वो बालक है वो उससे प्रेरित होगा और वो दूसरे प्रकार से भी उसको गा सकता है। तो ये देखिए, क्योंकि उससे बालक है उसमें इस तरह की भावना या इमोशंस है वो जागृत होंगे। जागृत बालकों में जागृत होते हैं, वो उसको प्रत्येक चीज को अपने हिसाब से लेते हैं। मेरा एक ही कहना है कि जब आप शिक्षण विधि पढ़ें या शिक्षण विधि का प्रश्न सोल्व करें, उस समय आप 8वीं तक के बालक बन जाएं। वो समझकर अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए ये मैं सुना रहा हूं आपको 2 पंक्तियां। चंदन वाली सुनी हुई क्या? हाँ, वो चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है,
हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ये कविता जो बालक सुनेगा तो वो भावों में भरेगा, यानी वो इस तरह से भाव ही बोर हो जाएगा। ये कविता शिक्षण होता है। कविता शिक्षण का उद्देश्य भी यही होता है, चाहे बालक उसका अर्थ जाने या न जाने, यानी उसमें नादात्मक सौंदर्य वो होना ही चाहिए। अब एक तरह से शिक्षक ने गाकर सुना दी, तब उससे पूछेंगे कि तू दूसरे तरीके से इसको गा करके बता। ये भी क्या है? रचनात्मकता है। इसको ही क्या कहते हैं? रचनात्मकता कहते हैं। या फिर उससे ये कहा जाए, गृह कार्य के रूप में भी रचनात्मक कार्य ही कविता शिक्षण में अधिक दिए जाते हैं या दिए जाने चाहिए। कि कल आप अपनी गाय पर 4 पंक्तियों की एक कविता बना करके लाओगे, तो वो तुकबंदी करेगा या उसको देखेगा, उसके हिसाब से वो करेगा। तो ये कविता शिक्षण में गृह कार्य के रूप में रचनात्मक कार्य दिए जाते हैं। लिखित कार्य वर्जित नहीं है। उसको ये कहा जा सकता है कि कल दूसरी कविता है वो लिख कर लानी है, तो लिख कर लानी है तो लिखित कार्य हो गया ना, वही गृह कार्य हो जाएगा। मूल्यांकन इसमें भी कविता शिक्षण के अंतर्गत और शिक्षण उपरांत दोनों ही परिस्थितियों में किया जा सकता है। ये था आपका कविता शिक्षण। दोनों शिक्षण वो पूरे हो गए हैं, गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण।